हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई एम फ़हीम, वेलकम टू सिविल जोन एकेडमी। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। काफ़ी शानदार रहने वाला, काफ़ी बेहतर कंटेंट आपको देखने को मिलेगा विद द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। दिस इज फॉर द डेली करंट अफेयर वीडियो सोर्स से ज़्यादा द हिंदू, PIB, ऑल इंडिया रेडियो। दोस्तों आज है 17 अगस्त और जो हम डिस्कस करने वाले हैं 15 to 17 अगस्त का करंट अफेयर के लिए। इससे पहले हम 14 अगस्त तक डिस्कस कर चुके हैं, तो 15 to 17 अगस्त। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम वेदर इट इज UPSC, PCS, EPF, SSC, NDA, CDS, बैंकिंग एंड रेलवे। चलिए देख लेते हैं आज की पहली न्यूज क्या है। सार्थक। सार्थक क्या है? एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, कह सकते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है, ठीक है। इसका नाम रखा गया सार्थक। तो अभी ये इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। और जो हेल्ड किया गया है, जो बनाया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, तो यहाँ से लॉन्च किया गया है। और बाकी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली से, तो यहाँ से ये कंडक्ट कराया गया है, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, जो कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, क्लियर। और यहाँ से ये लॉन्च किया गया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। इसको बताया जा रहा है लगभग 5 इस तरीके से हैं ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल, इसमें ये चौथे नंबर का सीरीज में, क्लियर। तो देख सकते हैं बाकी इसका जो पर्पज है इनहेंस करना है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को कंट्री के अंदर में किस तरीके से बढ़ाया जाए, क्लियर। तो इसलिए डिप्लॉय किए गए हैं। बाकी देख सकते हैं ये कंप्लीटली इंडिया के अंदर ही बनाया गया है, ठीक है, इंडिजिनियसली डेवलप्ड है। और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ये कंस्ट्रक्ट किया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसके द्वारा ये कंस्ट्रक्ट किया गया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टेट ऑफ आर्ट यूज़ किया गया, नेविगेशन और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, सेंसर, मशीनरी, तो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है। बाकी देख लेते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड का फाउंड हुआ था 1978 में, ये फाउंड हुआ था। इसका पर्पज करना, प्रोटेक्ट करना मैरीटाइम इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, क्लियर। तो इसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। बाकी जो भी मैरीटाइम लॉज है इसको किस तरीके से इन्फोर्स करना है, क्लियर। तो इसका एक काम रहता है। बाकी जो जुरिडिक्शन करता है ये लगभग ओवर द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द कंटिगियस जोन और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इस जोन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्या क्या है ये टेरिस्ट्रियल वाटर क्या होता है, कंटिगियस जोन क्या होता है और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये यहाँ पर क्या करता है, एक तरीके से जुरिडिक्शन करता है, क्लियर। तो अभी जानेंगे क्या है ये। और जो बेस्ड है ये न्यू दिल्ली में, तो ध्यान रखिएगा इंडियन कोस्ट गार्ड कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में बेस्ड है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। चलिए अब जान लेते हैं क्या ये टेरिटोरियल वाटर क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है और कंटिन्यूस जोन क्या होता है, क्लियर। जो टेरिटोरियल वाटर होता है लगभग 12 नॉटिकल माइल होता है। जो भी कोस्टल स्टेज है, जो भी कोस्टल स्टेज है उसके लगभग 12 नॉटिकल माइल की दूरी पर क्या होता है? टेरिटोरियल वाटर रहता है, क्लियर। नॉटिकल माइल क्या होता है? डिस्टेंस नापी जाती है किसमें? समुद्र में, क्लियर। जैसे किलोमीटर से यहाँ पे नापी जाती है, इस तरीके से ये डिस्टेंस नापने का मेजरमेंट है ये, ठीक है, नॉटिकल माइल, क्लियर, ओशियन में। तो ध्यान रखिए लगभग 1 नॉटिकल माइल जो होता है लगभग 1.852 किलोमीटर के आसपास होता है, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा। बाकी अब देख लेते हैं, चले मैप में देखिए, इसमें देख लेते हैं पिक्चर में। ये देखिए यहाँ पर है, ये देखिए टेरिटोरियल सी हो गया, टेरिटोरियल वाटर ये हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ से जो बेस लाइन है कोस्टल स्टेट की, ये देखिए स्टेट है, यहाँ से जो है लगभग 12 नॉटिकल माइल, तो ये जो होता है टेरिटोरियल सी होता है, ध्यान रखिएगा। तो जो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल यहाँ से लिए जाए तो उसको बोला जाता है टेरिटोरियल सी, ठीक है। तो इस टेरिटरी का ही सी है ये, क्लियर। अब देखिए इसको 2 पार्ट में और बांटा गया है, एक तो होता है नेशनल एयर स्पेस, एक होता है इंटरनेशनल एयर स्पेस, ठीक है। तो 12 नॉटिकल माइल जो होता है नेशनल एयर स्पेस होता है, मतलब यहाँ पे इंडिया के जो भी मतलब जो भी कंट्री कोस्टल स्टेज है तो उसके अंडर में आता है ये, ठीक है, ये वाला स्पेस एरिया। और ये इंटरनेशनल के पूरे वर्ल्ड के अंडर में आता है, ठीक है, इंटरनेशनल एयर स्पेस है, मतलब कहाँ से? 12 नॉटिकल माइल से आगे का, क्लियर। तो देख लेते हैं जो टेरिटोरियल वाटर की बात चली, 12 नॉटिकल माइल जो कोस्टल स्टेट है, ये देखिए यहाँ पर है 12 नॉटिकल माइल तक है टेरिटोरियल सी। इसके बाद में जो आता है, इसके बाद में आता है कंटिग्यूस जोन। कंटिग्यूस जोन होता है एक्सटेंड करता है और लगभग 12 को, कितना हो गया टोटल? 24 नॉटिकल माइल, देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से देखिए 12 ये हो गया और 12 अगर और आगे लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 24, ठीक है। तो इस जोन को बोलते हैं कॉन्टिग्यूस जोन बोलते हैं, मतलब 24 नॉटिकल माइल अगर डिस्टेंस होगी वो कॉन्टिग्यूस जोन के अंडर में आता है, क्लियर। तो अगर इसमें देखा जाए ये जो होता है एक तरीके से ये किसके बीच में होता है? इंटरमीडिएटरी जोन होता है, किसके बीच में? टेरिटोरियल सी और हाई सी। अब देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए ये होता है टेरिटोरियल सी, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है? हाई सी, ठीक है। यहाँ से आपका
यहाँ से इसमें ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अभी पढ़ेंगे हम। तो इसके बाद का जो होता है हाई सी होता है। तो ध्यान रखिए जो कंटिगुअस जोन होता है वो टेरिटोरियल सी और हाई सी के बीच में होता है, ठीक है, 2 सी है, टेरिटोरियल सी और हाई सी, तो इसके बीच में होता है कंटिगुअस जोन। अब इसका पर्पस क्या है, कंटिगुअस जोन का क्या है, इसमें जो भी कोस्टल स्टेज होता है तो इस तरीके से उसका राइट होता है, अधिकार होता है कि किसी तरह का प्रिवेंट किया जाए या रोका जाए इसको, कोई भी अगर इमिग्रेशन हो रहा है, ठीक है, सैनिटरी हो रहा है, कस्टम लॉ को कोई इन्फ्रिंज कर रहा है, क्लियर, तो इस तरीके से उसको प्रोटेक्ट कर सकता है, क्लियर, जो भी कोस्टल स्टेज है। अब इसके बाद में आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये कितनी दूरी पर होता है, ये लगभग 200 नॉटिकल माइल होता है कि कहाँ से, फ्रॉम द बेस लाइन, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, डायरेक्टली पूछ ले आते हैं, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है लगभग 200 नॉटिकल माइल्स होता है, क्लियर। अब देख सकते हैं 1 नॉटिकल माइल्स का होता है लगभग 1.852 किलोमीटर का होता है, अगर 12 नॉटिकल माइल ले जाए लगभग 22 किलोमीटर के आसपास का होता है, क्लियर। तो देख सकते हैं, तो जो एक्सक्लूसिव होता है ये लगभग 200 नॉटिकल माइल, देख लेते हैं यहाँ पे पिक्चर में, यहाँ से देखिए ये 12 हो गया, 12 हो गया, अगर हम यहाँ से लेकर ये बेस लाइन से, ये बेस लाइन हो गई, यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, ये 200 नॉटिकल माइल, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, बाकी जो अगर इसकी जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है उसमें जो कोस्टल स्टेट होता है उसकी सोवरेन राइट्स होता है, ठीक है, यहाँ तक इसका क्या होता है, कंट्री का सोवरेन राइट्स होता है। तो यहाँ पर क्या कर सकता है, जो भी कोस्टल स्टेट है एक्सप्लोर कर सकता है मिनरल, जो भी नेचुरल रिसोर्स है, और उसको एक्सप्लोटेट भी कर सकता है, मतलब यहाँ से नेचुरल रिसोर्स निकाल सकता है, कहाँ तक, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। मगर क्या होता है, बट द स्टेट हैज नो राइट्स, राइट्स किस पे नहीं है, प्रोहिबिट नहीं कर सकता ना, और लिमिट जो फ्रीडम की कुछ लिमिट रहती है, नेविगेशन और ओवर द फ्लाइट ओवर द सी, मतलब ये देखिए ये इंटरनेशनल एयर स्पेस, अगर एयर स्पेस की बात की जाए तो यहाँ पे कोई भी जो कोस्टल स्टेज है इसका किसी तरह कोई राइट नहीं रहता, क्लियर। मगर जब अगर नेचुरल रिसोर्स की बात है कि यहाँ पे एक्सप्लोइट कर सकता है कोस्टल स्टेज, ठीक है, और एक्सप्लोर कर सकता है यहाँ तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा 200 नॉटिकल माइल यहाँ तक ही, ठीक है, ये हो गया 200 नॉटिकल माइल। चलिए देख लेते हैं अगली न्यूज़ क्या है, नेवल इनोवेशन इंडिजिनेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, ठीक है, तो नेवल NIIO, तो इसका एक्रोनिम अगर देखेंगे तो नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अभी किसके द्वारा लॉन्च की गई है, ये लॉन्च की गई है हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी के द्वारा लॉन्च की गई है, क्लियर, NIIO। तो देख सकते हैं इसका क्या पर्पज है, इसका एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है इंडियन नेवी में, क्लियर, इंडियन नेवी में डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो उसमें किस तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाए, क्लियर। तो इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, ध्यान रखिएगा NIIO ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए है, इंडियन नेवी के लिए है ना। तो इंडियन नेवी में जो भी इसका डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करना, उसमें किस तरीके से रिसर्च R&D को बढ़ाया जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाए, तो इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा इंडियन नेवी। तो ये 3 टायर ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें जो टेक्नोलॉजी काउंसिल है नेवल टेक्नोलॉजी एसोसिएशन काउंसिल, तो ये काउंसिल है इसके अंदर, ठीक है, जिसका पर्पस क्या रहेगा, ब्रिंग टुगेदर द ट्विन एस्पेक्ट, क्या, इनोवेशन एंड इंडिजिनेशन, ठीक है, मतलब इंडिया के अंदर ही प्रोडक्शन करना, ठीक है, और किस तरीके से इनोवेशन करना। तो एक तरह से हाई लेवल डायरेक्टिव्स मिलने वाले हैं यहाँ से, और इसके साथ साथ में ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एसोसिएशन सेल भी सेटअप किया जा रहा है, क्लियर। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड एक स्कीम भी है, स्वावलंबन स्कीम, ठीक है, तो ये पब्लिश की गई थी, ये इसका मकसद था कि इंडिजिनाइजेशन पर्सपेक्टिव बनाया गया था, ठीक है, इसका मकसद है प्लान करना, ऑब्जेक्टिव करना कि किस तरीके से इंडिया के अंदर डिफेंस का प्रोडक्शन हो, क्लियर। तो इसलिए स्कीम भी लाई गई है स्वावलंबन स्कीम, तो इसका, ठीक है, तो ये जो लॉन्च की गई है लगभग इसके साथ में लॉन्च की गई है NIIO, मतलब नेशनल नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके साथ में ये स्कीम भी लॉन्च कर दी गई है। बाकी देख लेते हैं IDEX इनिशिएटिव क्या है, ठीक है, ये भी देखिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया गया था टू प्रमोट द इनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन इन द डिफेंस इंडस्ट्री, ठीक है, तो डिफेंस इंडस्ट्री में किस तरीके से प्रमोट करना इनोवेशन चैलेंज और मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ द डिफेंस, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं बाकी इंक्रेज करना इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ठीक है, और कह सकते हैं कि इंक्लूडिंग द MSME स्टार्टअप एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से IDEX इनिशिएटिव ध्यान रखिएगा डिफेंस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, ठीक है।
अब देख लेते हैं यूएई बन गया न्यूज में कि पहली ऐसी गल्फ कंट्री बन गया है जिसने स्टेब्लिश करने जा रहा है एक डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द इजराइल, मतलब इजराइल के साथ में एक डिप्लोमेटिक रिलेशन करने वाली ये गल्फ की पहली कंट्री बन गई है, ध्यान रखिएगा यूएई, ठीक है, फर्स्ट कंट्री बन गई गल्फ कंट्री। और बाकी देख सकते हैं अगर अरब वर्ल्ड में देखा जाए तो अरब वर्ल्ड की तीसरी कंट्री बन गई है, ठीक है। तो इससे पहले जो अरब वर्ल्ड में कौन कौन से कंट्री ने रिलेशन बना चुके हैं, जॉर्डन और इजिप्ट, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जॉर्डन इजिप्ट पहले ये रिलेशन बना चुके हैं 2 नेशन, इसके बाद में ये यूएई बन गया। तो अरब नेशन की बात की जाए अरब वर्ल्ड में तो तीसरी कंट्री बन गई है। अगर गल्फ कंट्री की बात की जाए गल्फ रीजन की तो पहली कंट्री बन गई यूएई जो इसराइल के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशन बना रही है। बाकी देख सकते हैं अभी 2020 में क्या हो, यूएई व्हाइट हाउस में यूएई ने क्या किया, अटेंड किया व्हाइट हाउस रिसेप्शन, क्लियर, तो यहाँ पर इन्होंने अटेंड किया है। बाकी अगर दूसरा कंसर्न देखा जाए, सर्टन कंसर्न्स बताए जा रहे हैं जो यूनाइटेड नेशन अरब और यूरोपियन कंट्रीज जो इनका ओपिनियन है ये बताया जा रहा है कि अगर इस तरीके से ये फिनिश करने जा रहा है एक तरीके से जो भी चांस है कि 2 नेशन सोल्यूशन, 2 नेशन सोल्यूशन का मतलब क्या है, ये देखिए यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि 2 स्टेट सोल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो 2 स्टेट सोल्यूशन किस किस के बीच में है, ये इजराइल और फिलिस्तीन, ठीक है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में है ये। तो इस तरीके से क्या इसका मकसद क्या है कि इजराइल को एक इंडिपेंडेंट बनाया जाए और इसकी जो कैपिटल के साथ में ईस्ट जेरूशलम, ठीक है, तो ये 2 नेशन सोल्यूशन है, ध्यान रखिएगा। बाकी इसकी लोकेशन देख सकते हैं गल्फ कंट्री, देखिए गल्फ कंट्री की बात है तो ये पर्शियन गल्फ है, ठीक है, जो इसको टच करती है गल्फ कंट्री है, ठीक है, ओमान, यूएई, ये देखिए यूएई है, ठीक है, तो ये दुबई इसकी कैपिटल है, कतर, बहरीन, कुवैत और ठीक है, तो ये गल्फ ऑफ ओमान है, तो ये इसकी लोकेशन है यूएई की, ये सऊदी अरब हो गया। बाकी देख सकते हैं अगला इजराइल की बात है, देखिए इजराइल है ये यहाँ पर इजराइल की लोकेशन है, तो ध्यान रखिएगा मेडिटेरियन सी है। बाकी लेबनान हो गया ये, ठीक है, अभी लेबनान काफ़ी न्यूज़ में है ये, ठीक है, यहाँ पे ठीक है काफ़ी बड़ा ब्लास्ट हुआ था। बाकी देख सकते हैं जॉर्डन यहाँ पर है, तो ये मेडिटेरियन से देखिए वेस्ट बैंक कहाँ पर है, यहाँ पर गाजा स्ट्रिप है, ठीक है, और वेस्ट बैंक की लोकेशन ये है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इजराइल की लोकेशन ये हो गई। अगला देख लेते हैं, आरबीआई ने अप्रूव किया है अभी ट्रांसफर करने जा रहा है लगभग 57,000 करोड़, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या ट्रांसफर किस तरीके से ट्रांसफर करने जा रहा है। एक तरीके से इसको बोला जा रहा है कि 57,128 करोड़, क्लियर, तो जो एक तरीके से डिवाइडेंड बताया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जा रहा है फॉर द अकाउंट ईयर, कौन सी ईयर का, 2019-20 का, क्लियर। अभी क्या हुआ है, एक मीटिंग हुई है, ठीक है, जिसने चेयर की है हमारे जो गवर्नर आरबीआई के शक्तिकांत दास जी के द्वारा, तो ये मीटिंग शेयर की गई है। तो इसमें फोकस किया जा रहा है, देखिए जो भी कोविड-19 का इरा चल रहा है इसमें किस तरीके से जो भी करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है इसको कैसे इंप्रूव किया जाए, जो भी ग्लोबल और डोमेस्टिक चैलेंजेज हैं, ठीक है, या मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेटरी चैलेंजेज हैं, तो इस तरीके से इसको कैसे सिचुएशन को इम्प्रूव किया जाए, तो इसलिए मीटिंग की गई थी। इस मीटिंग के साथ साथ में एक सेटअप किया जा रहा है, इनोवेशन हब भी सेटअप किया जा रहा है। बाकी इस मीटिंग में एनुअल रिपोर्ट ऑफ द बैंक, तो बैंक की एनुअल रिपोर्ट भी क्या हो गई है, अप्रूव कर दी गई है। अब देख लेते हैं कौन से सेक्शन के तहत, कौन से एक्ट के तहत जो ये आरबीआई है गवर्नमेंट को पैसे ट्रांसफर करता है। देखिए काफी बार न्यूज में रहता है ये, तो ध्यान रखिएगा कौन सा सेक्शन है। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है फाउंड की गई थी 1934, तो इसका जो एक्ट है आरबीआई एक्ट 1934, तो इसमें एक चैप्टर है और एक सेक्शन है, ध्यान रखिएगा चैप्टर 4 है इस एक्ट के अंदर और सेक्शन 47 है, क्लियर। तो इस एक्ट में कहा गया है कि सेंट्रल बैंक जो है वो ट्रांसफर या कर सकती है जो भी सरप्लस फंड होता है, मतलब जो भी एक्स्ट्रा फंड इसके पास जनरेट होता है आरबीआई के पास में, ये गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। कौन से एक्ट के तहत, चैप्टर 4 सेक्शन 47, ध्यान रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट एक्ट सेक्शन है ये। इसको बोला गया है एलोकेशन ऑफ सरप्लस फंड, क्लियर। देख लेते हैं आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। बाकी देख सकते हैं ये सेंट्रल बैंक कहा जाता है और इशू और सप्लाई करता है इंडियन रुपी को, क्लियर। और ये क्या जाता है, रेगुलेट करता है जितनी भी इंडिया के अंदर बैंकिंग है, क्लियर, बैंकिंग सिस्टम को पूरा रेगुलेट करता है। इसको मिंट इंस्टीट्यूट भी बोला जाता है, ठीक है। और एक वर्ड और बोला जाता है बैंकर्स ऑफ द बैंक, ठीक है। तो सभी बैंकों की बैंक है ये, इसलिए बोला जाता है बैंकर्स ऑफ द बैंक, सबसे बड़ी बैंक है ये। और जो सेटअप किया गया था 1935 में, ध्यान रखिएगा, और जो एक्ट आया था 1934 में, ठीक है। तो एक्ट 1934 का है और सेटअप हुआ था 1935 में।
देखिए इसके बाद में भी 2016 में एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। इससे पहले क्या करता था, जो भी ये आरबीआई था मॉनेटरी पॉलिसी को हैंडल करता था, ठीक है। जो भी रेट वगैरह हो गया, ठीक है, जो भी इन्फ्लेशन वगैरह हो गया तो उसको रेगुलेट करता था। अब 2016 से जब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बन गई, अब क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उसको हैंडल करती है, ठीक है। इन्फ्लेशन वगैरह जो भी रेट वगैरह हो गया, रिपो रेट, तो सब रेट को क्या है, यह मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट करती है, ठीक है। और जो ठीक है ऑपरेशन में कब आया था, 1 अप्रैल 1935। तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली डेट पूछ ली जाती है, तो 1 अप्रैल 1935 और एक्ट तो पता ही है 1934। बाकी जो नेशनलाइज्ड हुआ था ये होता है 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज हुआ था। इसमें 21 मेंबर हैं, ठीक है। बाकी 4 मेंबर डिप्टी गवर्नर होते हैं, 2 फाइनेंस मिनिस्टर से ले जाते हैं, जैसे इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी और फाइनेंशियल सर्विस। बाकी 10 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर होते हैं, क्लियर। बाकी 4 डायरेक्टर होते हैं जो कहाँ से लेते हैं, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली जो हेडक्वार्टर है यहाँ पर, ठीक है। 4 जगह हेडक्वार्टर है, यहाँ से 4 डायरेक्टर भी ले आते हैं। तो इसलिए क्या जाते हैं, कुल मिलाकर, ठीक है, 21 मेंबर होते हैं इसके अंदर। बाकी जो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, कॉन्सेप्ट जो दिया था पहली बार जो हमारे जो BR अम्बेडकर साहब ने दिया था, इनकी एक बुक थी, उसके टाइटल था प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन, इट्स सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन, तो ये टाइटल था, तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट लिया गया। तो उन्होंने प्रेजेंट किया था हिल्टन यंग कमीशन को, क्लियर। तो 1926 में रॉयल कमीशन ने क्या किया था, इसको सेट कर दिया था, ठीक है, सेटअप बना दिया था, पास कर दिया था इस रिकमेंडेशन को, और इसको बोला गया था हिल्टन यंग कमीशन। ध्यान रखिएगा, तो ये जो कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है, आरबीआई का हिल्टन यंग कमीशन, ये कह सकते हैं 1926 रॉयल कमीशन के रिकमेंडेशन है, क्लियर। अभी जो क्या है, जो ग्रुप ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर ने अप्रूव कर दिया है कि जो भी इंटर स्टेट गोल्ड मूवमेंट हो सकता है थ्रू द ई-वे बिल, ठीक है। इंटर स्टेट मतलब विद इन द स्टेट के अंदर ही अंदर गोल्ड का मूवमेंट, क्लियर। तो किसके द्वारा हो सकता है, ई-वे के द्वारा, ई-वे बिल, क्लियर। बाकी इसको बोला जा रहा है कि जो बाकी जो फाइनल डिसीजन किसके पास रहने वाला है, इंडिविजुअल स्टेट, ठीक है। तो स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि इसको लागू करता है या नहीं, क्लियर। तो इस तरीके से ये ई-वे बिल के द्वारा ये इंटर स्टेट गोल्ड मूवमेंट हो सकता है। अब देख लेते हैं ई-वे बिल क्या है। तो ई-वे बिल क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक चालान है जो शो करता है कि हाँ टैक्स, एक तरह से पूरा टैक्स पेड कर दिया है, ठीक है, जो भी मूवमेंट हो रहा है गुड्स का। कि ई-वे बिल क्या बताता है कि इसने जो है जो भी मूवमेंट हो रहा है यहाँ से टैक्स ये दे चुके हैं, क्लियर। और ये किसके लिए होता है, इंटर स्टेट के लिए भी है और इंटर स्टेट के लिए भी ई-वे बिल, ध्यान रखिएगा, ठीक है, दोनों के लिए है। तो इंटर स्टेट मतलब विद इन द स्टेट, ठीक है, स्टेट के अंदर मूवमेंट हो, और इंटर स्टेट मतलब बिटवीन द स्टेट, मतलब स्टेट के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर मूवमेंट हो रहा हो, ठीक है। तो दोनों के लिए ई-वे बिल जारी होता है। बाकी इसकी जो वैल्यू बताई गई है 50,000 से अगर ऊपर वैल्यू है प्रोडक्ट की, तो उसके लिए ई-वे बिल जनरेट होता है। और जो जनरेट किया जाता है जीएसटी कॉमन पोर्टल है, ठीक है। तो यहाँ से जनरेट किया जाता है। इसके 2 पार्ट होते हैं इसके अंदर, ई-वे बिल के अंदर। एक पार्ट होता है ए, पार्ट बी। तो पार्ट ए में जो होता है जो भी इनवॉइसेस डिटेल, जो भी गुड्स जा रहा है, सामान जा रहा है, उसकी डिटेल होती है। और पार्ट बी में जो डिटेल होती है व्हीकल्स की डिटेल होती है, ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन, उसका नंबर व्हीकल्स का, ठीक है, जिसमें ये गुड्स जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, पार्ट ए पार्ट बी होता है। जीएसटी काउंसिल देख लेते हैं। जीएसटी काउंसिल का बॉडी जो है गवर्निंग बॉडी है जो गुड एंड सर्विस टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन करती है कंट्री के अंदर में, क्लियर। इसमें लगभग 33 मेंबर हैं, जिसमें से 2 सेंटर से ले जाते हैं, बाकी स्टेट और जो यूनियन टेरिटरी जिसके पास लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर है, क्लियर। जैसे दिल्ली और पौंडुचेरी, अब तो जम्मू एंड कश्मीर भी आ गया। तो 3 स्टेट हैं, 3 यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जिसके पास लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर है, क्लियर। तो यहाँ से 33 मेंबर ले जाते हैं। बाकी इसको जो चेयर करता है जीएसटी काउंसिल को, ध्यान रखिएगा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयर करते हैं, क्लियर। इसका पर्पज क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, ये लगभग कि क्या रिवाइज करना, रिवीजन करना, इन्हेंसमेंट करना, जो भी रूल है, ठीक है, टैक्स से रिलेटेड, ठीक है। तो ये इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी देख लेते हैं, अभी एक अंडर एयर बबल एग्रीमेंट के अंदर में क्या हुआ, इंडिया ने इंडिया विद एनी वैलिड वीजा, जो भी वैलिड वीजा है तो वो फ्लाई कर सकता है यूएस, यूके, कनाडा, ठीक है। तो इंडिया जो भी है जिसके पास किसी भी टाइप का वीजा है तो उसको वैलिड कर दिया गया है एयर बबल एग्रीमेंट के द्वारा, जो ट्रेवल कर सकता है यूके, यूएसए, कनाडा, यूएस, ठीक है, यूएसए, ध्यान रखा, एयर बबल एग्रीमेंट, ठीक है। तो इन्होंने बता दिया। बाकी एयर बबल एग्रीमेंट के एक तरह से बायलेटरल एग्रीमेंट है, मतलब कंट्री के बीच में एग्रीमेंट है, ठीक है। तो इंडिया साइन करेगा और प्रोसेस फाइनलाइज करेगा कि किस तरीके से अलाउ करेगा अपनी कंट्री के अंदर नेशनल कैरियर, ठीक है। तो दूसरी कंट्री से जो नेशनल कैरियर जैसे एरोप्लेन वगैरह दूसरी कंट्री से ये
यहाँ पर आ सकते हैं और बाकी जो भी पैसेंजर हैं वो यहाँ से इंडिया के अंदर आ भी सकते हैं और इंडिया के अंदर इंडिया से दूसरी कंट्री में जा भी सकते हैं। क्लियर, तो उसको बोला गया एयर बबल एग्रीमेंट। क्लियर, अब देख लेते हैं इसमें इंडिया नेगोशिएट किया यूएस के साथ में, फ्रांस, जर्मनी, ठीक है, और कनाडा के और यूएई, तो इस सब के साथ में नेगोशिएशन हो गया है। बाकी इसके एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, जो भी कंट्रीज है जिसके साथ में एग्रीमेंट हो रहा है वो फ्लाइट्स आ भी सकती है और जा भी सकती है दोनों कंट्री के बीच में। बाकी देख सकते हैं वंदे भारत मिशन भी चलाया गया है इसके लिए, ठीक है। तो जो भी कोविड-19 के टाइम में जो भी आउटब्रेक हुआ था तो इसमें बहुत सारे जितने भी जो भी फंसे हुए लोग थे, जो भी इंडियंस थे, तो वहाँ से इंडियंस को लाया गया, देखिए दूसरी कंट्री से, तो इसको बोला गया वंदे भारत मिशन। क्लियर, अब देख लेते हैं वेवी गैलेक्सी। ये देखिए अभी वेवी गैलेक्सी फाउंड की गई है, तो एस्ट्रोनॉमर्स ने फाउंड किया वेवी गैलेक्सी। तो लगभग कितना बताया जा रहा है, 12 बिलियन लाइट ईयर। देखिए लाइट ईयर क्या होता है, डिस्टेंस होती है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया लाइट ईयर, तो लाइट ईयर ध्यान रखना है डिस्टेंस होती है। क्लियर, जिस तरीके से हम यहाँ पे डिस्टेंस नापते हैं किलोमीटर में, तो ऐसे ही वहाँ पर क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे नापी जाती है स्पेस में लाइट ईयर से नापी जाती है डिस्टेंस। क्लियर, तो कितनी दूरी पे, लगभग 12 बिलियन ऑफ द लाइट ईयर फ्रॉम द अर्थ। क्लियर, इसको बताया जा रहा है इस गैलेक्सी को लगभग सिमिलर टू द अवर प्लैनेट, जो भी अपना हमारा प्लैनेट है उसके सिमिलर बताया जा रहा है। बाकी अगर ये इससे डिस्कवरी से क्या होने वाला है, चेंज ऑफ द परसेप्शन होने वाला साइंटिस्ट का, ठीक है। तो किस तरीके से जो भी गैलेक्सी बनी है वर्ल्ड में, तो इस तरीके से इसको रिसर्च करने वाले हैं। बाकी इसका नाम क्या रखा गया है, SPT 041847। क्लियर, तो इसका इस तरीके से नाम दिया गया है और डिस्टेंस तो पता ही है 12 बिलियन लाइट ईयर दूर है ये अर्थ से। बाकी इसको स्पोर्ट किसने किया गया है, ये मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है। तो ये वाला देखिए इंस्टीट्यूट है मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, तो इसने स्पोर्ट किया गैलेक्सी को। और बाकी जो है यहाँ जो कैमरा यूज किया गया है अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे, तो मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप यूज किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे। देखिए अटाकामा डिजर्ट भी बताइए कहाँ पर है, ठीक है, कहाँ पर बिलोंग करता है अटाकामा डिजर्ट। अब देख लेते हैं पोर्टर सीरीजन क्या है। अभी क्या हुआ, अभी देखिए अभी क्या चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत वीक चल रहा है। आत्मनिर्भर भारत वीक कब से स्टार्ट हुआ था, लगभग 10-14 अगस्त है, ठीक है, 10 से 14 अगस्त तक। तो इसमें लॉन्च किया गया है, लगभग 7 से 14 अगस्त तक ये लॉन्च किया गया था। तो इसमें अभी फाइनल डे में क्या गया, ये पोर्टल लॉन्च किया गया सृजन, ठीक है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन पोर्टल है सृजन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा डिफेंस प्रोडक्शन से रिलेटेड है ये पोर्टल। देख लेते हैं जो पोर्टल है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाला है कि डिफेंस इक्विपमेंट और आइटम जो भी इंपोर्ट किए गए हैं करंटली, ठीक है, और जो इंपोर्ट हो चुके हैं, ठीक है, तो इस तरीके से पूरी डिटेल देने वाला है। बाकी देख सकते हैं उसके बाद में जो भी प्रोडक्शन जो भी इंपोर्ट किए गए हैं उसको, उन प्रोडक्ट को किस तरीके से इंडिजनाइज करने वाला, मतलब उसको इंडिया के अंदर कैसे उसको बनाने वाला है। क्लियर, तो इस तरीके से पूरी डिटेल यहाँ से मिलने वाली है। बाकी फर्स्ट स्टेज में देख लेते हैं जो भी इंपोर्ट किया गया है, जो वैल्यू है लगभग 1 मिलियन अबव, ठीक है, तो इनको लिस्ट करने वाले हैं। और 2019-20 में जो आइटम थे लगभग 1557 आइटम्स थे जो भी इंपोर्ट किए गए थे, उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया गया है, 739 आइटम। मतलब अब इंपोर्ट कम होने के बाद, अब इंपोर्ट कम करके क्या हो रहा है, इंडिया के अंदर ही डिफेंस का प्रोडक्शन हो रहा है। क्लियर, तो इसलिए आइटम कम कर दिए गए इंपोर्ट के, तो 739 आइटम कर दिए गए हैं 2020-21 में। देखिए इससे रिलेटेड एक और है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रा स्कीम। क्लियर, तो ये क्या है, डिफेंस मिनिस्ट्री की स्कीम है, लॉन्च की गई थी, ठीक है, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रा स्कीम जो मई 2020 में लॉन्च की गई थी। इसका मतलब क्या है, जो भी इसका मकसद है जो भी डिफेंस सेक्टर के प्रोडक्ट है उसका टेस्टिंग करना। क्लियर, तो टेस्टिंग करना इससे क्या होता है, इससे क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक प्रोडक्शन का या एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग का बूस्ट आ सकता है। क्लियर, तो इसका जो इनिशिएटिव किया गया था लगभग 400 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था। अभी प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट PMRU ये सेटअप किया गया कर्नाटका में। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा किसने सेटअप किया है, ये क्या है, NPPA नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। तो NPPA इसके कोलैबोरेशन से, किसके कोलैबोरेशन से, ये कर्नाटका स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, तो इन्होंने मिलकर ये अभी लॉन्च किया गया है प्राइस मॉनिटरिंग रिसोर्स यूनिट, ठीक है। तो अभी लगभग ये कर्नाटका में गया, इससे पहले लगभग 12 ठीक है, 12 स्टेट में ये लॉन्च हो चुका है। क्लियर, तो देख सकते हैं
बाकी देख लेते हैं इसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका मकसद क्या है कि किस तरीके से जो भी स्टेट में जो सिटीजन्स हैं उसको एक तरीके से एक्सेस कराया जाए एक अफोर्डेबल मेडिसिन, ठीक है, अफोर्डेबल मेडिसिन जो भी हैं जो भी सिटीजन स्टेट के अंदर है उसको किस तरीके से प्रोवाइड कराना। तो ये इसका मेन मोटिव रहता है PMRU का। क्लियर। बाकी देख सकते हैं अभी पहली मीटिंग फर्स्ट ईवर जो गवर्निंग बॉडी मीटिंग होने जा रही है अगस्त में। क्लियर। तो इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से प्रोग्राम को बढ़ाना है, क्या मेजर करने वाले हैं, ठीक है, क्रिएटिंग द कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़ाने वाले हैं। बाकी अफोर्डेबल और एक्सेसिबिलिटी प्रोडक्ट की या मेडिसिन की स्टेट के अंदर किस तरीके से बढ़ाई जाए। क्लियर। तो इस तरीके से पूरा डिस्कशन होने वाला है। तो फर्स्ट एवर गवर्निंग मीटिंग होने वाली है। बाकी देख सकते हैं जो भी इसमें मीटिंग में इंक्लूड करने वाले हैं जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर होंगे, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के और जो भी स्टेक होल्डर होंगे, तो ये सब ये यहाँ पर ये अवेलेबल होने वाले हैं मीटिंग में। बाकी देख सकते हैं मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि जो भी ये हेल्प करेगा NPPA मतलब नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी को हेल्प करेगा उसको मॉनिटरिंग करने में कि जो भी ड्रग यूज की जा रही है स्टेट के अंदर उसका प्राइस क्या है, क्या सही प्राइस है, क्या पूरी तरीके से उस ड्रग की अवेलेबिलिटी हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से उसको हेल्प करने वाला है। अच्छा, ये स्कीम जो बनाई गई है ये एक तरीके से कह सकते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या है, एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है इस तरीके से पूरा जो सेंटर ही लॉन्च करता है, क्लियर, सेंटर का ही रहता है। बाकी जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में क्या होता है, स्टेट का भी पार्टिसिपेशन रहता है उसके अंदर, ठीक है। और तो एक तरीके से कहते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। कौन सी स्कीम के तहत ये लॉन्च किया गया है, PMRU। एक स्कीम है CAPPM स्कीम, मतलब कंज्यूमर अवेयरनेस पब्लिसिटी एंड प्राइस मॉनिटरिंग स्कीम। तो इस मॉनिटरिंग स्कीम के तहत ये लॉन्च किया गया, ध्यान रखिएगा। बाकी देख लेते हैं ये अथॉरिटी क्या है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ठीक है। ये कंस्टिट्यूट गई थी 1997 में, ये बनाई गई थी, ठीक है। इस एजेंसी को बनाया गया था। ये कंट्रोल करता है जो भी फार्मा ड्रग है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल ड्रग है कंट्री के अंदर, उसके प्राइस को रेगुलेट करता है, ठीक है, कहीं प्राइस ज़्यादा तो नहीं है। तो इस तरीके से एक तरीके से लिस्ट जारी करता है, ठीक है। तो मेडिसिन की लिस्ट जारी करेगा और उसका प्राइस बताएगा कि इस मेडिसिन के लिए प्राइस ये है, इस मेडिसिन का प्राइस ये, ठीक है। तो इसका काम रहता है कि लिस्ट जारी करता है मेडिसिन की और मैक्सिमम प्राइस कितना हो सकता है उस ड्रग का, ठीक है। तो इस तरीके से जारी करता है। बाकी अभी इससे पहले लिस्ट कब हुई थी, लास्ट में 2013 में इसने लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें कितने ड्रग्स थे, 384 ड्रग्स थे इसके अंदर में। क्लियर। अभी देख लेते हैं हीलियम अवेयरनेस ओमेगा सेंचुरी, मतलब ओमेगा सेंचुरी में एक स्टार काफी अभी फाउंड किया गया है जो हीलियम अवेयरनेस है, मतलब बहुत ज्यादा हीलियम उसमें प्रेजेंट है। तो देख लेते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, तो इसने स्टडी किया है किसको, ओमेगा सेंचुरी को स्टडी किया है इसने। तो इसने फाउंड किया, इसने पाया है कि हीलियम इनहेंस्ड कूल ब्राइट स्टार, तो ये जो ओमेगा सेंचुरीज है इसके अंदर पाया गया है हीलियम इनहेंस्ड कूल ब्राइट स्टार, ध्यान। तो हीलियम इनहेंस्ड वाला कूल स्टार पाया गया है। बाकी देख लेते हैं जो IEA क्या है, जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है किसके अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के अंडर में, जो बेंगलुरु में स्टेब्लिश है। और ऐसा क्या है, फर्स्ट टाइम पाया गया है जो हीलियम प्रेजेंस है, ठीक है। तो हीलियम की प्रेजेंसी क्या ओमेगा सेंचुरी में पहली बार पाई गई है, पहली बार देखा यार। तो फ्यूचर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। बाकी जो पब्लिश किया गया है इसको द एस्ट्रोफिजिक्स जर्नल, तो इस जर्नल में ये पब्लिश किया गया, ठीक है। बाकी जो इसकी लगभग स्टडी की गई है स्पेक्ट्रम की, ठीक है, स्पेक्ट्रम की यहाँ पे ओमेगा सेंचुरी में जो भी स्पेक्ट्रम है इसके, ठीक है, स्टडी की गई है। तो जो यूजिंग द लो रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रम, ठीक है, लो रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रम क्या है आपका, OMRS, मतलब ऑप्टोमेट्रिक मीडियम रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ। तो इसके द्वारा ये, ठीक है, स्पेक्ट्रम स्टडी किया गया और ये इंस्टॉल्ड कहाँ पर इंस्टॉल्ड है, ये लगभग वेनु बप्पू टेलीस्कोप। तो ये टेलीस्कोप वेनु बप्पू टेलीस्कोप है कहाँ पे, काबलूर कहाँ पर, कर्नाटका में। तो कर्नाटका में एक टेलीस्कोप है वेना बप्पू, क्लियर। तो यहाँ पर इंस्टॉल है ये OMRS मतलब ऑप्टोमेट्रिक मीडियम रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ। तो इस स्पेक्ट्रोग्राफ के द्वारा ये स्पेक्ट्रम यहाँ का एक स्टडी किया गया है, ठीक है, ओमेगा सेंचुरी में, ध्यान रखेगा। बाकी इसमें और भी डिटरमाइन किया गया कि कितना अमाउंट है हीलियम का, ठीक है। और और बाकी रेजोल्यूशन क्या लिया गया, हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रम लिया गया, ऑब्टेन किया गया ये साउथर्न अफ्रीकन लीग टेलीस्कोप। तो इस टेलीस्कोप के द्वारा काफी हाई रेजोल्यूशन यहाँ से दिया गया है,
ठीक है, डिटरमाइन करने के लिए अमाउंट ऑफ द हीलियम। अब देख लेते हैं ओमेगा सेंचुरी क्या है। इट इज ए ग्लोबल क्लस्टर। किसका क्लस्टर है? कॉन्स्टलेशन ऑफ द सेंचुरी। देखिए साउथर्न स्काई में काफी ज्यादा सेंचुरीज पाई जाती है, ठीक है। तो सेंचुरीज क्या है? साउथर्न स्काई में जितने भी कॉन्स्टलेशन है उसको बोला जाता है सेंचुरी। तो इसका एक कॉन्स्टलेशन है उसको बोला जाता है ग्लोबल क्लस्टर कॉन्स्टलेशन ऑफ सेंचुरी। तो ये डिस्कवर की थी एडमोंड हैल्डी ने 1677 में। लगभग जो सिचुएटेड है लगभग 15,800 लाइट ईयर है ना। तो इतने लाइट ईयर यहाँ से ये इसकी डिस्टेंस इतनी दूर है। बाकी बताया जा रहा है कि ये मिल्की वे गैलेक्सी में और इसमें लगभग 10 मिलियन स्टार हैं। तो ध्यान रखिएगा हीलियम अबेंडेंस जो स्टार कहाँ पाए गए हैं अभी फाउंड किए गए हैं? ओमेगा सेंचुरी। क्लियर? थैंक यू एवरीवन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, और दोस्तों नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में ये टेलीग्राम की लिंक दी हो गई, यहाँ से आप क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपको फ्री PDF मिल जाएगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।